प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दोष तो यह है कि उसमें योग्यता को मान्यता नहीं मिलती, लोकप्रियता को मिलती है। हाथ गिने जाते हैं, सर नहीं तौले जाते। राजनीतिक ताने बाने पर तंज कसती ये पंक्तियां व्यंग्य की दुनिया के शिखर हरिशंकर परसाई ने लिखी। इसलिए आप समझ ही चुके होंगे कि हमारी चर्चा का केंद्र है राजनीति, और उस केंद्र के केंद्र में है राहुल गांधी, जो इस वक्त सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी स्नाइपर के इस नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृत्युंजय सिंह जी। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और आपको और मेरे हमारे इस चैनल के सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे से हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ ही साथ अगर कोई खामी हो तो अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। जी। बीते कुछ सालों में राहुल गांधी की लोकप्रियता में अच्छा खासा उछाल आया। जी। सेंसेक्स इधर से उधर होता रहा, लेकिन राहुल गांधी की चर्चा का ग्राफ बढ़ता रहा। मगर इस बढ़ते हुए ग्राफ के साथ राहुल गांधी ने बार बार कुछ ऐसा कहा जो उनके साथ विवादों को भी जोड़ता रहा। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने अमेरिका में कुछ अच्छी अच्छी बातें कही, जिन पर कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थक तालियां बजा सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर वैचारिक कब्जा है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब भारत निष्पक्ष हो जाएगा तो आरक्षण को खत्म करने पर विचार किया जाएगा। और तो और, राहुल गांधी अमेरिका में ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो भारत विरोधी मंच का हिस्सा रहे। मृत्युंजय जी, राहुल को जो ये अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर दी जा रही है, ये आखिर कौन लिख रहा है? कोई लिख रहा है या राहुल खुद लिख रहे हैं? देखिए, ये कुछ बातों से हमें प्रमाणित करना पड़ेगा कि हु इज द हुज ब्रेन चाइल्ड आर दीज वर्ड्स। यानी ये जो शब्द राहुल गांधी के मुंह से निकल रहे हैं, इनके इनका ये किसके ब्रेन चाइल्ड हैं, इसको जानने के लिए कुछ तथ्यों के आधार पे हमें प्रमाणित करने की कोशिश करनी होगी। देखिए, राहुल गांधी अब राजनीति में 2 दशक इनका बीत चुका है। जी 2004 में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, और संसदीय जो इनका करियर है वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा लंबा है, जी एकदम से डबल का है। जी जी। नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट्री करियर शुरू हुआ था 14 में, इनका 4 में शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि नरेंद्र मोदी से उम्र में ये लगभग उतने ही छोटे भी हैं। हम्म। 20 वर्ष का लगभग अंतर है दोनों के उम्र में। लेकिन राहुल जी का जो पार्लियामेंट्री करियर है वो शुरू ही हुआ था पार्लियामेंट से ही, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से ही आते हैं, एक एलिट फैमिली से, फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली जिसे हम कहते हैं। तो राहुल गांधी का इतना वर्ष बीतने के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से फैसले लिए। तो क्या राहुल गांधी डम एंड डेफ रहे हैं हमेशा राजनीति में? अगर ऐसा उनके साथ रहा होता तब तो हम ये मान सकते थे कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं से पंप की जा रही उनके दिमाग में। जी जी तो और फिर उसके बाद राहुल गांधी ऐसी बातों को कहते हैं। यानी उनका कोई जो मास्टर माइंड है, या जी यूं कहें कि उनका जो मेंटोर है वो कोई और है। जी। लेकिन राहुल गांधी का पहला 5 साल अभी बीता भी नहीं था संसदीय जीवन का, उसी दौर में हमें दिखाई देता है कि राहुल गांधी के जो ड्रामेटिक्स थे वो शुरू हो गए थे। जैसे उत्तर प्रदेश में इनकी पहली कवायद जो शुरू हुई थी वो 2 मोर्चे पे शुरू हुई थी। उस समय मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। जी तो एक दलित मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, और राहुल गांधी ने उनकी काट निकालने के लिए मायावती की सरकार को हराने में राहुल जी गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। या यूं कहें कि उन्होंने मायावती को पहले अलोकप्रिय बना दिया, और उसके बाद अखिलेश यादव को मौका मिला, और बाकी का काम उन्होंने करके उनसे सत्ता छीन ली थी मायावती से। जी तो एक दलित मुख्यमंत्री थी, और राहुल गांधी ने दलितों के घर में भोजन करने का उपक्रम जो शुरू किया, वह उनकी पहली राजनीतिक जो कहें कि गतिविधि थी या कार्यक्रम था, हम्म कैंपेन था एक तरह से।
एक बार मैं उन दिनों आर्यावर्त अखबार पढ़ा करता था, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का, जिसमें कि जो कार्टूनिस्ट है उनका नाम है इरफान। तो इरफान ने एक कार्टून निकाला था, फ्रंट पेज पर ही था, जिसमें कि मायावती राहुल गांधी को देखकर कह रही हैं कि ये तो ला इलाज बीमारी की तरफ फैल रहा है। हम्म। यानी राहुल गांधी जिस दलित के घर में खाना खाते थे, उस पूरे इलाके में फेमस हो जाते थे। हाँ हाँ। ऐसा पता नहीं कौन सा आकर्षण है नेहरू गांधी परिवार में, एक चुंबकीय शक्ति है। और इस वजह से एक तो वहां पर उन्होंने शुरू किया, और उत्तर प्रदेश होते हुए और फिर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इन्होंने बेतहाशा दौरे किए। जी और इन दौरों का नतीजा ये हुआ कि समाज के एक सेक्शन में राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय हो गए थे। दूसरी जी तरफ ये थे आपको उसी समय 2008 में बाटला हाउस की घटना घटी थी। जी और जी बाटला हाउस जो कांड हुआ था, उसमें गृह मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम। जी। और पी चिदम्बरम के बारे में ये कहा जाता है, और ये घटना घटी थी आपको ये इसके ठीक बाद, यानी मुंबई में जो अटैक हुआ मुंबई। था, जी जी उसके जी। ठीक बाद ये घटना घटित छब्बीस हुई ग्यारह की थी। बात। जी हाँ, 26/11 के ठीक बाद ही यह घटना घटित हुई थी। और इस घटना के बाद बाटला हाउस का कांड हुआ, वही इंक्वायरी चल रही थी। उसी इंक्वायरी के ही कड़ी में ये बाटला हाउस में छापेमारी की घटना हुई, जिसमें कि मोहन चंद्र शर्मा नाम के दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर शहीद हुए। जी जी शहीद होने के बाद दिल्ली सरकार, यानी शीला दीक्षित की दिल्ली सरकार ने रेकमेंड किया, और भारत के गृह मंत्री पी चिदम्बरम, जो गृह मंत्रालय को लीड कर रहे थे, उन्होंने उनको राष्ट्रीय पुरस्कार इसके लिए दिलवाया, शहीद का दर्जा। हम्म। अब देखिए, राहुल गांधी की राजनीति शुरू होती है। जो लोग मोहन चंद्र शर्मा को शहीद करने में या उनकी हत्या करने में शामिल थे, वैसे लोगों में से भी दो लोग मारे गए थे। उनके घर पहुंचते हैं ये आजमगढ़, जी और आजमगढ़ जाकर के वहां पर वो अफसोस व्यक्त करते हैं, और अपनी ही सरकार के गृह मंत्रालय के निर्णय पर वो प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि जी गृह मंत्रालय का मानना था कि ये आतंकवादी थे बाटला हाउस वाले। और राहुल गांधी उस पर सवाल उठाते हैं, वहां जाकर शोक व्यक्त करते हैं। जी। इस तरीके से दलित और मुस्लिम के बीच राहुल गांधी अपनी पैठ बनाने की कवायद करते हैं। हालांकि उसका श्रेय दिया जाता है दिग्विजय सिंह, उनके साथ उस समय थे। तो राहुल गांधी फिर उसके बाद वो राजस्थान से और मध्य प्रदेश से कई युवाओं को लेकर आते हैं, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करते हैं। कुछ जेएनयू से नए लोगों को लेकर आते हैं, अपनी एक कोटरी तैयार करते हैं राहुल गांधी। तो ऐसा नहीं कि राहुल गांधी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय राजनीति में वो डम एंड डेफ बनकर बैठे रहे, ऐसा जो कि लोथ किस्म का कोई व्यक्ति हो और कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, और सिर्फ अपने एंटाइटलमेंट की वजह से एक ऊंचा ओहदा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था। जी ऐसा नहीं था। राहुल गांधी जब बनाए गए थे कांग्रेस के महासचिव, और भाजपा के भी महासचिव और कांग्रेस के महासचिव बड़े ताकतवर होते हैं पॉलिटिकली, जी तो जब महासचिव बनाए गए थे, उस समय राहुल गांधी का एक अलग ही जलवा था। इनके अगल जी बगल सारे के सारे नए चेहरे थे। राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे मध्य प्रदेश से, और सब राजघराने के और प्रतिष्ठित परिवार के लोग थे। मुरली देवड़ा के बेटे थे मिलिंद देवड़ा। और इन सब का को लेकर के जब राहुल गांधी ने अपनी टीम बनाई थी, उस समय जो ओल्ड गार्ड था वो हिल गया था कांग्रेस पार्टी के अंदर। जी तो राहुल गांधी सक्रिय थे। इस व्यक्ति की जो सबसे बड़ी खामी ये है कि ये व्यक्ति बोलता बहुत है, हम्म लेकिन इसके अंदर कर्मठता की कमी। हम्म। वरना राहुल गांधी सारा का सारा फैसला खुद लेता है। ये ऐसा व्यक्ति है, फैसले तो खुद लेता है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कराने की जब बारी आती है, ये बंदा बहुत जोर से पीछे की तरफ रिवर्स गियर में भागता है। अब देखिए, राहुल गांधी के उन उपक्रमों के बदौलत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 24 सीटें आ गई थी, जो कांग्रेस पिछले 20 सालों से, यानी 2 दशक से 5 सीटों के लिए तरफती थी। जी उस जी कांग्रेस को 24-25 सीटें उत्तर प्रदेश में आ जाती। महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटें आती हैं, इनको अच्छी खासी सीट आई थी 2009 के लोकसभा चुनाव में। और आंध्र प्रदेश में तो 35 सीटें आ गई थी। हम्म। और इन्हीं 3 राज्यों से कांग्रेस को दोबारा एक काफी बड़ा उछाल मिला था, और कांग्रेस की सरकार बन गई केंद्र में। जी जी लेकिन जब जिम्मेवारी लेने की बात आई कि राहुल गांधी अपनी प्रशासनिक दक्षता दिखाए, अपनी नीतियों को लागू करे, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन के या फिर मिनिस्टर बन के भी, वो जिम्मेवारी राहुल गांधी नहीं निभा पाए। ये जी जब सेंस किया उत्तर प्रदेश के लोगों ने, तो फिर विधानसभा में कांग्रेस को पटकनी दी गई। और जी उसी पटकनी में उन्होंने
लोगों ने कांग्रेस को मात्र 29 सीटें दी विधानसभा में, जिस कांग्रेस को लोकसभा में 24 सीटें मिल गई थी लगभग। जी तो जी देखिए, राहुल गांधी दिमाग से फैसला करता है, ये बंदा खुद दिमाग लगाता है। अब राहुल गांधी जो अभी अमेरिका में बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इस जी। पर गौर करने की जरूरत है। तो देखिए, ये एक खानदानी ट्रेंड है। हम्म। ये जो नेहरू गांधी परिवार है, इसकी शुरुआत तो हुई थी पंडित नेहरू से। जी और पंडित नेहरू के बारे में एक बात आप मानकर चलिए कि ही वॉज अ लीजेंड। वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़े लीजेंड थे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो उन्होंने फाउंडेशन रखा, आज इतना विशाल हम देश देख रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, टाइमली इलेक्शन देख रहे हैं, ये सब उनका दिया है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल बड़े बिल्कुल। टॉलरेंट व्यक्ति थे। उन्होंने आरएसएस को भी फ्लॉरिश होने का मौका दिया, जी वामपंथियों को भी फ्लॉरिश होने का मौका दिया। तो पंडित नेहरू एक अलग प्रकृति के व्यक्ति थे। वो रियल डेमोक्रेट थे, ही वॉज ए ट्रू डेमोक्रेट। हम्म। लेकिन इनके बाद, और काफी पढ़े लिखे भी व्यक्ति थे, लेकिन पंडित नेहरू के बाद जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी की शिक्षा दीक्षा भी उस स्तर की नहीं थी। तो इन्होंने अपनी तमाम राजनीतिक समस्याओं का समाधान कॉन्फ्रंट्रेशन से निकाला। जी वो अपने राजनीतिक आकाओं से ही, अपने राजनीतिक गुरु या संरक्षकों से सबसे पहले लड़ गई। इसे सिंडिकेट ग्रुप कहते हैं, कामराज, देवराज अरस और निजालिंगप्पा, जिन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। अमेरिका गई तो निक्सन से लड़ करके चली आई। फिर इसके जी बाद भारत में वो रजवाड़ों, जिन्होंने कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और भारतीय राज्य को विस्तार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उनका प्रीवी पर्स उन्होंने 3 साल में ही खत्म करने का फैसला ले लिया। हम्म। देखिए, रजवाड़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इंदिरा गांधी कॉन्फ्रंटनिस्ट थी। इसके बाद उन्होंने आगे चल करके अदालत से झगड़ा बोल ले लिया, इमरजेंसी लागू करना, इकोनॉमी का भट्ठा बिठा देना, एक बार में फैसला हुआ तो पूरे इंडियन करेंसी का 35% डिवेल्युएशन करना। और जब 77 में चुनाव हारी, तो उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे जो किया तो किया, इमरजेंसी वगैरह तो की ही थी। जी। पंजाब में हारने के बाद उन्होंने भिंडरवाले को बुलाया, उसकी जी बाजाबता इंटरव्यू ली गई। हाँ जानते हैं किसके खिलाफ? हाँ। वहां पर जो सिख समुदाय का नेतृत्व करने वाले जो डेमोक्रेटिक शक्ति थी, वो था अकाली दल। जी ठीक है, शिरोमणि अकाली दल एक डेमोक्रेटिक दल था, लेकिन वो सिखों के हितों की बात करने वाला एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था। उस डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, इन्होंने भेंडर वाले को बुलाया, जो दमदमी टकसाल का हेड हुआ करता था। और आनंदपुर प्रस्ताव की मांग जो ये किया करते थे, आनंदपुर प्रस्ताव एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है पंजाब की राजनीति में। तो आनंदपुर प्रस्ताव को आगे प्रमोट करने के लिए उसी मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़े थे अकाली, और उनमें उनको सफलता मिली थी। जी उसको और कट्टर तरीके से लागू करने के लिए इन्होंने साया भिंडरवाले को, और भिंडरवाले ने उसी आनंदपुर प्रस्ताव को सामने रख करके और पूरे दिल्ली से लेकर के पंजाब को रौंद डाला था। और इंदिरा गांधी हाथ पर हाथ धरे बैठे रही। और तो और बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या शुरू हो गई, पत्रकारों की हत्या शुरू हो गई। और इन्हीं हत्याओं का जो दौर शुरू हुआ, फिर चल करके ये हरमंदिर साहब का फोर्टिफिकेशन किया गया, पूरा फोर्ट बना करके लाइट मशीन गने और हेवी मशीन गने वहां पर इंस्टॉल की गई। तो ये इंदिरा गांधी ने इसीलिए किया था कि उनके पास इतना, ये डेमोक्रेट्स नहीं है, इनका पूरा खानदान जो है, जिनको गांधी नेहरू शब्द हटा दें तो जो हम्म। गांधी परिवार जो शब्द बचता है, ये खानदान ही कहीं से भी टोलरेट करने वाला नहीं है। इनके अंदर कोई डेमोक्रेटिक परंपरा का पालन करने का कोई शक्ति इनके अंदर नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने वहीं से शुरुआत की थी भारत में डिविसिव पॉलिटिक्स लागू करने की। नतीजा ये हुआ कि हरमंदिर साहब जो सिख तख्त, अकाल तख्त जो है, जो सिखों का सबसे, सिखों का ही नहीं, हर एक भारतीयों का सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, उसे अपवित्र किया गया। जी वहां पर फौज भेजने की नौबत सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मैंने बिपिन चंद्रा की पुस्तक में एक लाइन भी पढ़ी हुई है कि जब राजनीतिक नेतृत्व का रवैया ढुलमुल हो जी और विभाजनकारी शक्तियों का मनोबल बढ़ रहा हो, वैसी दशा में सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बहुत ही कमजोर हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर भिंडरेवाल जो था, जी जर्नैल सिंह, संत जर्नैल सिंह भिंडरेवाल, उसकी शक्ति बढ़ी। और फिर उसने पंजाब से लेकर के दिल्ली तक के पूरे इलाके को रौंद डाला। इतना ही जी नहीं,
भिंडरवाले के कारण महाराष्ट्र तक में दंगे हुआ करते थे। आप उस दौर को याद करके देखें, जी पटना में दंगा हुआ करता था। और आखिरकार इसका नतीजा क्या हुआ? इंदिरा गांधी को, उनको भी शहीद का दर्जा हासिल हो गया। जी जी आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि भारत के लिए खून बहाने वाले बहुत सारे सैनिक जो जर्नल लेवल के थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल, उस लेवल के, एक शाहबाग थे, जनरल शाहबाग, तो उन्होंने तो बांग्लादेश लड़ाई में बहुत ही शानदार भूमिका निभाई थी, वो भी भिंडरवाले के साथ चले गए। जी इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया, इस तरह का ध्रुवीकरण किया गया था धर्म के आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा। और नतीजा इंदिरा गांधी का क्या हुआ आप खुद देख सकते हैं। दूसरा, हमारे बगल के देश श्रीलंका में उनका आंतरिक मामला था। एक तरफ एलटीटी थी, दूसरी तरफ वहां की अपनी सिंहला सरकार थी। उनका इंटरनल मामला था। उसमें राजीव गांधी ने जबरदस्ती इंडियन एयरफोर्स भेज दिया। जब जी एलटीटी को 88 में घेर लिया गया था और घेर करके उनको अब लगभग खत्म कर देती वहां की सरकार, वहां की मिलिट्री श्रीलंका की, राजीव गांधी ने रातों रात अपना एयरफोर्स के जरिए अपने ट्रूप्स वहां पहुंचा दिए और एलटीटी को बचाया। बचाने के बाद प्रभाकरण को दिल्ली बुलाया गया, गिफ्ट एक्सचेंज हुआ था राजीव गांधी और प्रभाकरण के बीच। जी वही प्रभाकरण राजीव गांधी के अंत का कारण बना। ये इतने डिवेसिव लोग हैं कि ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं, जिस तरह की भाषा राहुल गांधी आज बोल रहे हैं, वैसी ही भाषा वो तभी बोला करते थे कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है। जी राहुल गांधी ने आज क्या कहा ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हाँ इस इतिहास की पृष्ठभूमि में जाने को कोई तैयार नहीं होता कि उनके पिता राजीव गांधी ने क्या कहा। जी जी आपने अभी चार बातें कही थी। जब आपने कहा कि भारत में न्याय सुनिश्चित होगा या तब आरक्षण खत्म करेंगे, क्या था वो सेंटेंस आपका? निष्पक्ष निष्पक्ष जब भारत निष्पक्ष हो जाए। हाँ, जब भारत निष्पक्ष हो जाएगा तब आरक्षण खत्म किया जाएगा। राहुल गांधी इस बात का जवाब कब देंगे जी कि इसी आरक्षण के प्रस्ताव पर इनके पिता ने क्या कहा था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए संसद में प्रस्ताव लेकर आई थी, तो उस जी पर उन्होंने खुल के कहा था कि वी कैन नॉट प्रमोट इडियट्स जी ओवर ओवर टैलेंट, ओवर मेरिटोक्रेसी। जी हम मेरिट के ऊपर बेवकूफी शक्तियों को बढ़ावा नहीं दे सकते। जी जी यानी जिनको आरक्षण का आज लाभ मिल रहा है उसे बेवकूफ कहा गया था उन लोगों को। जी और आरक्षण के इतने बड़े विरोधी थे जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन्हीं के पिता थे वो जी जिन्होंने ये काम किया था। जी और तो और, जरा उठाकर देख लीजिए कि उस पूरे दौर में बिहार और उत्तर प्रदेश में जब राजीव गांधी की सरकार थी, इनके पिता की सरकार थी और इनकी दादी की भी सरकार थी, तो मुख्यमंत्रियों का जरा टाइटल उठा करके देख लीजिएगा। सारे के सारे टाइटल सिंह, तिवारी, मिश्र, उपाध्याय, चतुर्वेदी, यही लोग तो हुआ जी करते थे। चाहे जी आपको बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन सभी राज्यों में सभी के सभी तो ऊंची जाति के लोग होते थे और उनको भी इन लोगों ने एक तरह से अपना राग दरबारी बना करके रखा हुआ था। जी 5 साल में 6 6 मुख्यमंत्री बदले जाते थे। जी 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 आप देख लीजिए बिहार में चंद्रशेखर सिंह, भागवत झा आजाद, बिंदेश्वरी दुबे, फिर उसके बाद ये सत्येंद्र नारायण सिंह, फिर उसके बाद आपको जगन्नाथ मिश्र। तो इतने इतने मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं 5 वर्षों के अंदर। आप क्या समझते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी? एक पार्टी की सरकार को 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला है और बिहार की जनता उन्हीं 5 सालों में 6 6 मुख्यमंत्री देखती है और सभी ऊंची जाति के लोग, या तो राजपूत या फिर ब्राह्मण। वही हाल उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, ऐसे ऐसे लोग सब लोग होते हैं वहां पर, सभी तो ऊंची जाति के थे। उस जी समय वहां पर सामाजिक न्याय का मुद्दा अगर मर गया था तो राहुल गांधी अपने पिता से, उनकी अंतरात्मा से सवाल पूछे। लेकिन आज राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो आज उन्हीं सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो भी ग्लोबली। और जी सिख समुदाय ने भी एक बहुत ही जोरदार कहिए कि तमाचा दिया है। सिख समुदाय के सभी तबके के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन, अगर हम सोशल हम बैकग्राउंड के आधार पर कहें तो पंजाबी समाज ने, सिख समाज ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। लेकिन पीएस पन्नू, जिसने कि
सिक्स फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन चलाया हुआ है जी कनाडा में। जी उस व्यक्ति ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर एक पत्र लिख करके एक डॉक्यूमेंट जारी किया है उसने, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हमारे विचारों का राहुल गांधी ने समर्थन किया। यानी ये जो भारत विरोधी जो डिविसिव ताकतें हैं, इन डिविसिव ताकतों का राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं। जी राहुल गांधी देखिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको ये मत समझिएगा कि कांग्रेस के अंदर कोई इनको सलाह दे रहा है। जी राहुल गांधी के बारे में ये मुझे ये लगता है कि इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं संपर्क ऐसी शक्तियों से है जो भारत विरोधी गतिविधियों में आकंठ डूबी हुई शक्तियां हैं। अच्छा इनका उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है। जी 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 मैं ये पूछना चाह रहा था कि जी बताएं। राहुल ये सब कर रहे हैं, राहुल ये कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ, मैं दुनिया से प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन वो जब अमेरिका जाते हैं और देश विरोधी मंच से जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं, तो आखिर कर क्यों रहे हैं वो ऐसा? जी क्या उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या मंतव्य है उनका? उससे क्या फायदा होगा राहुल गांधी देखिए उनकी स्ट्रेटजी के। जी बहुत अच्छा सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ये सब कर क्या क्यों रहे हैं। तो राहुल गांधी के पास करने के लिए अब बचा भी तो कुछ नहीं है। जब उनके पास देश के लिए कुछ करने का अवसर था, तब उन्होंने उस अवसर को जाने दिया। यानी 2009 से लेकर के 2014 के बीच, जब केंद्र में उनकी सरकार थी, राहुल गांधी की लोकप्रियता भी काफी हद तक बढ़ी हुई थी, तब उन्होंने कोई रचनात्मक कार्य करने वाली जिम्मेवारी स्वीकार नहीं की। तो इससे उन्होंने एक साफ मैसेज दे दिया कि ही इज नॉट अ मैन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज। वो रचनात्मक पॉलिसी वाले व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जी अगर उनके पास ऐसा करना होता तो ये बंदा एक इरेटिव टाइप का व्यक्ति है। अचानक से इटली चला जाना, अचानक से बैंकॉक चला जाना, अचानक से राजनीति के से गायब हो जाना, और फिर जाकर किसी पब में एक शॉर्ट्स पहनकर, टी शर्ट पहन करके, और चमकदार लाइट के बीच में कहीं से इनकी तस्वीर छनकर आया करती थी। आपको याद होगा मीडिया जी में जी ऐसी तस्वीरें भरी बिल्कुल पड़ी हैं। इनकी विदेश यात्राओं को लेकर के बहुत चर्चे रहे हैं, ऐसी जी बात नहीं है। तो राहुल गांधी ने जिम्मेवारी कभी तो स्वीकार नहीं की रचनात्मक। और जब आप रचनात्मक जिम्मेवारी स्वीकार नहीं करते और पावरफुल पोजीशन में होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? जी जाहिर है आप विध्वंसात्मक राजनीति की तरफ ही बढ़ेंगे। तो आज राजनीति में राहुल गांधी के 2 दशक बीत चुके हैं। 2014 से ही लगभग ये कांग्रेस के शीर्षस्थ पद पर है। 2014 में ही जयपुर में अधिवेशन करके इनको उपाध्यक्ष पहले बनाया गया, और जी बाद में फिर इनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद 2019 में कांग्रेस पार्टी की पराजय होती। इसके पहले 14 का चुनाव हारे थे ये। जी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे थे। कई राज्यों में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था। जी जी 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ देते हैं। जी और इस पद को छोड़ने के बाद 4 वर्षों तक कांग्रेस का कोई स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है। चुनाव से 2024 के चुनाव से ठीक 1 साल पहले आनन फानन में खड़गे को, 82 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को, जो कि राजनीति से रिटायर होने की उम्र है, जी अब ये कोई कह दे तो ये मुझे हास्यास्पद ही लगेगा कि 82 वर्ष के हैं लेकिन फिट हैं और दिमाग से बहुत सक्रिय हैं। तो भाई जी हम हाथ जोड़ते हैं। आप 80 वर्षों की में आपकी हड्डी में बहुत जोश है, तो जब जी 40 वर्ष के थे उस समय क्या कर रहे थे? क्यों जी आपके जैसे व्यक्ति जी ने जी इस देश का भला करने के लिए कांग्रेस का नेतृत्व नहीं संभाला था? जी जी हाँ, तो देखिए आनंद फानन में जाकर के एक अध्यक्ष बुलाया गया, वरना कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे ये सब बैठे रहे थे जो सोनिया गांधी ही थी, और सब लोग इनको कि राहुल शरणम गच्छामी करते रहे। कांग्रेस की देखिए दशा, एक तो राहुल गांधी जो है सो वो तो माशाल्लाह अपनी जगह पर है ही, लेकिन दूसरी तरफ किसी चैनल पर मैंने एक बहुत ही अच्छा शेर सुना है इसी संदर्भ में, कि राजा ने कहा रात थी, रानी ने कहा रात था, मंत्री ने कहा रात थी, संतरी ने कहा रात थी। ये ये सुबह 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 की सुबह की बात। बात थी है, गोरख पांडे की कविता है। जी जी। जी 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 हाँ, तो ये पूरी पार्टी के चरित्र को प्रमाणित करने के लिए, या वो इंगित करने के लिए कि उसका चरित्र कैसा है, उनके जी पूरे संगठन का, उनकी पूरी संस्था का, ये जी इसी से इस बात का पता चलता है।
जी और अब राहुल गांधी जो ये सब आपने प्रश्न पूछा कि क्यों कर रहे हैं, तो जी जाहिर है कि जब आप रचनात्मक कार्य कर नहीं सकते और आपके हाथ में शक्ति है, तो फिर आप विध्वंसात्मक काम करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये खत्म दिमाग का व्यक्ति नहीं है, ये दिमाग इस व्यक्ति का चलता है। जी अगर किसी को ये लगता है कि इनके दिमाग के पीछे कोई और काम कर रहा है और लोग होंगे, इनको सलाह जरूर देते होंगे, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन है वो राहुल गांधी ही लेता है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है। अब देखिए कि जो व्यक्ति मीडिया में आकर दिखाता है कि मांस का पीस अपने हाथ में, इंटरव्यू में बताता है कि मैं चिकन खाता हुआ, इनका कई सारा वीडियो वगैरह सब आया करता है, और जी वही व्यक्ति फिर अपने हाथ में लेकर भगवान शंकर की तस्वीर और जी घूम रहा है। जी जी तो ऐसे व्यक्ति के बारे में, और फिर उसके बाद वो लालू यादव के यहाँ मठन भी बना रहा है और भगवान शंकर की तस्वीर लेकर घूम रहा है, और वो ऊपर से शर्ट के ऊपर, कोट के ऊपर से जनेऊ पहनना और सोमनाथ मंदिर में लिखना उस लिस्ट में कि नॉन हिंदू वाले लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना, और जी त्रयंबक कौल ब्राह्मण भी घोषित करना। जी ये जी देश के लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं है तो क्या है? और पता नहीं ऐसे लोगों को भी कुछ ग्राउंड मिल जाता है। राहुल गांधी जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिसमें कि भारत विरोध सबसे प्रमुखता से उभरा हुआ है। अब जी मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि इस व्यक्ति ने कहा है कि भारत राज्यों का संघ है। जी राज्यों का भारत एक राष्ट्र नहीं है। जी पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी जी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी और ये व्यक्ति कहता है भारत राज्यों का संघ है। और जी संघ कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत राज्यों से बना है, भारत का अस्तित्व राज्यों से है। जी यानी राज्य अगर चाहें तो भारत के अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं। जी तो फिर अपनी पार्टी के नाम में, और इनकी पार्टी ये जो दावा करती है कि भारत की आजादी में इस कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही महती भूमिका निभाई थी, तो इसका क्या तात्पर्य बनता है? जी तो राहुल गांधी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकता, वह डिस्ट्रक्टिव काम कर सकता है। और ऐसी शक्तियों से भारत विरोधी ताकतों ने अपना एक राबता कायम कर लिया है, एक अपने संपर्क सूत्र जोड़ लिए हैं। और इन्हीं शक्तियों के साथ मिलकर राहुल गांधी को ये लगता है कि उनकी राजनीति चमकेगी। और इसका एक पार्शियल जो नतीजा है वो दिखाई भी दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें कि इनकी पार्टी की सीटें लगभग डबल हो गई। जी 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 यानी 53-54 से बढ़ करके अब ये 99 के करीब पहुंच चुका है इनकी पार्टी की टैली। तो इसने इनको और बलवती बना दिया है, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा और बल दिया है, इनके विश्वास को बढ़ाने का ये एक जरिया बना है। अब देखिए कि जिस तरह की भाषा जॉर्ज सोरेस बोलता है, जी वही भाषा अमर्त्य सेन भी बोलते हैं। अमर्त्य सेन और जॉर्ज सोरेस की तस्वीरें आपस में आप कई जगहों पे देख सकते हैं साथ साथ। जी जी जॉर्ज सोरेस जिसने दुनिया की कई कंपनियों को और संस्थाओं को बर्बाद किया, और फिर इसके बाद उन्होंने उनके शेयर गिरने के बाद उनके शेयर खरीदे और खरीद कर उन कंपनियों पर कब्जा किया। ये जी व्यक्ति जॉर्ज सोरेस अपनी पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। इस व्यक्ति ने इंडियन मीडिया में भी पैसे पंप किए हुए हैं। जी उसी तरह की भाषा राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। चाइना को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं चाइना ने बहुत बड़ा। अरे कभी बॉर्डर पर जाकर इस व्यक्ति ने, अगर देखिए राहुल गांधी के लिए बहुत आसान होता कि सही में चाइना ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया है, अगर वहां जाते, वहां से जाकर के आप, सड़कें बन चुकी हैं, पहले की तुलना में बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं। पहले कोई सड़कें नहीं होती थी। मनमोहन जी सिंह के डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटोनी ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि अगर हम बॉर्डर, चीन के साथ बॉर्डर एरिया में अच्छी सड़कें बना दें तो चीन भारत पर चढ़ बैठेगा, उधर से चले आएंगे चाइनीज और जी इंडिया में घुस जाएंगे। तो इतना इनको डर लगता था चाइनीज से। आज अच्छी सड़कें बन गई हैं और भारतीय जो सीमा सुरक्षा है वह और ज्यादा पुख्ता बन गई है। तो राहुल गांधी जाए वहां, जा करके वहां वीडियो बनाए, बताएं लोगों को कि देखिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ से चाइनीज बाउंड्री है। इसके पहले उनकी जब सरकार थी तो कहाँ तक चीनी जो एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी एलएसी कहाँ तक था उनके जमाने में, और अभी कहाँ तक है, ये जाकर के दिखा सकते हैं। तो जाना तो वहां है नहीं, जाना तो इनको अल्टीमेटली बैंकॉक है, जाना तो इनको अल्टीमेटली इटली है, और उन्हीं जगहों पर जाकर के इनको इस तरह के काम करने हैं।
तो राहुल गांधी की राजनीति का यही हिस्सा बन चुका है कि किसी न किसी तरह से भारत को डिफेम करें और नैरेटिव सेट करें एंटी इंडिया। एक आखिरी सवाल राहुल गांधी को एक आपसे। बात, बोलिए बोलिए। राहुल गांधी को, जी, राहुल गांधी को एक और बात का भरोसा है। इनको ऐसा लगता है कि भारत में राष्ट्रवाद विरोधी बहुत सारी ताकतें हैं, जिनका बहुत ज्यादा एक बड़ा प्रोपोर्शन है, एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन है उन लोगों का भारत की आबादी में जो भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं। हम्म। और राहुल गांधी उन्हीं शक्तियों को अपने पक्ष में उनका ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और इसी ध्रुवीकरण का फायदा उठा करके वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी पार्टी सत्ता में, पहले तो राहुल गांधी का सत्ता में कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता था, और जी अब सत्ता के लिए इतने लड़ाई दिखाई देते हैं कि भारत को ही डिफेम करने की कोशिश उस हद तक कर रहे हैं कि ओवैसी भारत में नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व की राजनीति को मतलब पानी पी पी करके गाली देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर भारत के बाहर जाता है तो वो बंदा भी भारत के बाहर भारत की वैसी शिकायत नहीं करता या भारत के विरोध में कुछ नहीं बोलता जी। जितना। लेकिन राहुल गांधी आज देखिए तो तमाम सभी सीमाओं को पार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी की इस तरह की राजनीति का भविष्य क्या हो सकता है? जिस तरह की जो अपीजमेंट पॉलिसी कांग्रेस की रही है या अन्य क्षेत्रीय कई सारे दलों की रही है, ऐसा कुछ संकेत मिलना अभी हाल के विगत वर्षों में शुरू हुआ है, या जनता में कहीं ना कहीं इस बात का संदेश गया है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी कहीं ना कहीं अपीजमेंट की तरफ झुक रहा है। और इसका प्रमाण ये मिल रहा है कि पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना और जी तमाम तरह की अन्य गतिविधियां चलाना, तो और साथ ही साथ भारत में जैसे मदरसे को बहुत ज्यादा फंडिंग की जाती है, मंदिरों पर आज भी बहुत ज्यादा नियंत्रण है, जबकि अन्य धार्मिक संस्थाओं को तमाम तरह की लीगल इलीगल एक्टिविटीज को कैरी आउट करने की छूट मिली हुई है। तो ऐसे सिचुएशन को देख करके और सीए को जिस तरीके से बैकफुट पर आकर फिर लागू किया गया और देश में तमाम तरह के उस तरह के काम चल रहे हैं, तो लोगों में एक संदेश जा रहा है, अगर नरेंद्र मोदी अपनी पुरानी पॉलिसी पर मजबूती से टिके रहे तब तो फिर राहुल गांधी के लिए कोई भारतीय राजनीति में कोई स्कोप नहीं है और इनका 2024 में और बड़ा डिक्लाइन होना था। लेकिन जब ये संदेश गया है, ये कोई ना समझे, इस बात को कोई नहीं समझे कि राहुल गांधी की पार्टी को जो एक आंशिक सफलता मिली है उत्तर प्रदेश में और मुलायम सिंह यादव की पार्टी को, इसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने संविधान संकट का नारा दिया, जी बल्कि भाजपा के जो सपोर्टर हैं, जो उनका मतदाता वर्ग है, उसका कहीं ना कहीं इसी अपीजमेंट पॉलिसी से बीजेपी का जो एक अपीजमेंट पॉलिसी दिखाई दे रहा है जी उससे मोहभंग हुआ और भाजपा के वोट कम हुए। जी साथ ही साथ इनकी रणनीति कम हुई। अब आरएसएस से कहते हैं कि एक दूरी बनाकर चल रहे हैं, तो देखिए भाजपा खुद अपना विकेट गंवा सकती है, हिट विकेट हो सकती है गलत शॉट खेल करके, लेकिन जब तक वो अच्छे से फील्ड पर टिके रहेंगे और संभल कर खेलते रहेंगे तब तक राहुल और अखिलेश के लिए भारतीय राजनीति में कोई मजबूत स्थान बनाने का स्कोप दिखाई नहीं देता। जी जी जी। आज की चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय जी। अगली चर्चा में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जी नमस्कार।